मस्जिद में मंदिर की जांच आस्था से ज्यादा क्या ये एक राजनीतिक बवाल है? ये बड़ा सवाल अब पूछा जा रहा है। अयोध्या में विवाद का अंत हो चुका है। मथुरा, काशी और धार के मामले अब अदालत में है, लेकिन अब संभल के बाद अजमेर दरगाह पर दावे से एक नया विवाद शुरू हो गया है। एक याचिकाकर्ता है विष्णु गुप्ता। कौन है, क्या है, ये कहानी हम आपको आगे बताएंगे। अभी उनके दावे की कहानी बताते हैं। तो उनका दावा है कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर है। इस दावे के साथ वो अजमेर सिविल कोर्ट गए, कुछ सबूत वहां पेश किए। अदालत ने 27 नवंबर को उनकी याचिका सुनी और दरगाह समिति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI और अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। वो तारीख है 20 दिसंबर की। अब अजमेर शरीफ में महादेव मंदिर होने के दावे वाली याचिका में है क्या क्या, उसको देखिए। याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। इसमें दावा किया गया है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले एक शिव मंदिर था। इस दावे के 3 आधार हैं। पहला आधार, मशहूर जज और लेखक हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। दावे का दूसरा आधार है याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता का खुद का रिसर्च। इसे लेकर याचिकाकर्ता का दावा है कि दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया। दरगाह की दीवारों और दरवाजों की नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। अपने दावे के तीसरे आधार के बारे में विष्णु गुप्ता का कहना है कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहां एक शिवलिंग होता था। पूरी याचिका 38 पेज की है, जिसे अजमेर सिविल कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना और इसके 3 पक्षकारों को नोटिस जारी कर अगले महीने 20 तारीख को अगली सुनवाई करने की तारीख तय कर दी है। अब याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता अजमेर की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सर्वे और पूजा पाठ की इजाजत भी मांग रहे हैं, जबकि दरगाह से जुड़े लोग इसे कह रहे हैं महज और विशुद्ध एक पब्लिसिटी स्टंट। हमने बहुत सारे साक्ष्य उनको दिए हैं और साक्ष्य में हमने वहाँ पे हरबिलास शारदा जी की एक बुक है, उसका उदाहरण और बुक की कॉपी साथ में लगाई है। अगर किताबों की बात कर रहे हो, 2 साल में उन्होंने मुताला करके सिर्फ ये की किताब निकाली है, तो मैं बता देता हूँ। किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, जो UK से किताब छपी थी 1716 के अंदर, उसमें अजमेर दरगाह का जिक्र है। कहीं मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक कोर्ट का फैसला न्याय सम्मत होगा, हमें न्याय मिलेगा और वहाँ सर्वे होगा और वहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर जो है वो स्थापित होगा। ये जो परिपाटी नहीं डाली जा रही है कि आए दिन नए नए लोग नींद में से उठ के आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और कभी किसी मस्जिद के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है, कभी किसी दरगाह के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मंदिर है। ये देश हित में नहीं है, हमारे देश के समाज के हित में नहीं है। किसी कौमी एकता को खंडन नहीं किया जा रहा। हम भी हिंदू सहिष्णु है। विष्णु गुप्ता के द्वारा जो भी वाद लाया गया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि भाई ये था नहीं था। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा शिव मंदिर था, इसका पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण करे और उस आधार पर जो न्यायालय आदेश करे। हम न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और न्यायालय का सम्मान के साथ आए हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अधीन आए। हम कोई किसी ऐसे तो हैं। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। अब कुल मिलाकर याचिका का आधार जिस किताब को बनाया गया है उसमें लिखा क्या है और इस किताब को लिखने वाले कौन है, अब मैं आपको सब कुछ एक एक कर डिटेल में बताती हूँ। 1911 में हरबिलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम की एक किताब लिखी थी। 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं। किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी एक चैप्टर है। इसके पेज नंबर 97 के पहले पैराग्राफ में दरगाह में महादेव मंदिर होने का जिक्र है। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में हरबिलास शारदा इसके बारे में जो लिखते हैं उसका हिंदी में मतलब है। परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है। इस छवि पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था, जिसे अभी भी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में रखा जाता है।
याचिका में इसी को आधार बनाते हुए अजमेर की दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। जिस किताब से अजमेर की दरगाह को मंदिर बताया जा रहा है, उसे लिखने वाले हरबिलास शारदा कौन है, उनका परिचय भी सुन लीजिए। उन्होंने 1892 में अजमेर के न्यायिक विभाग में सब जज के तौर पर काम करना शुरू किया। तब भारत में अंग्रेजों का राज था। शारदा 1894 में अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त बने। 1902 के बाद सेशन जज के रूप में काम किया। 1925 में शारदा जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज रहे। 1925 में ही उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए असेंबली में बिल पेश किया था। 1929 में शारदा बिल के नाम से मशहूर ये विधेयक पास भी हो गया। 1930 में बाल विवाह के खिलाफ शारदा बिल पूरे देश में लागू किया गया। अब उन्हीं की किताब का हवाला देकर अजमेर की दरगाह को महादेव मंदिर बताया जा रहा है, लेकिन दरगाह से जुड़े लोग और खुद को मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज बताने वाले शारदा की किताब की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। इस किताब को आधार बनाते हुए अजमेर शरीफ को शिव मंदिर बताने वाली याचिका विष्णु गुप्ता नाम के एक शख्स ने दाखिल की है, लेकिन इसे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ने की राजनीति भी शुरू हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने याचिकाकर्ता का रिश्ता बीजेपी से बताया है। गहलोत के मुताबिक बीजेपी आरएसएस की सरकार आने के बाद धर्म के राह पर अब राजनीति बढ़ गई है। गहलोत का कहना है कि जब 1991 का उपासना स्थल कानून देश में लागू है, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर भी मस्जिद और दरगाह में मंदिर की तलाश क्यों की जा रही है। ऐसी ही कुछ बात एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है। बात 1991 के उपासना स्थल कानून की छिड़ी है। देश में जब जब मंदिर मस्जिद का विवाद सामने आता है तो इसी कानून का जिक्र किया जाता है। ऐसे में यह कानून कहता क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी कि आजादी से पहले मौजूद किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यह कानून प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये वो दौर था जब अयोध्या विवाद चरम पर था, लेकिन इस कानून में अयोध्या के विवादित ढांचे को शामिल नहीं किया गया, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या का मंदिर मस्जिद विवाद एक अपवाद था। इस कानून की धारा 3 कहती है किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। कानून की धारा 4 कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। धारा 4 का जो दूसरा हिस्सा है उसके अनुसार ये उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। धारा 5 के मुताबिक ये एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। इस तरह से ये कानून अजमेर शरीफ पर लागू होता है। इसके मुताबिक दरगाह को मंदिर में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि आजादी के वक्त भी इसका मूल चरित्र दरगाह का ही था। लेकिन कोई याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं, ये अदालत के विवेक पर निर्भर है। ऐसे में अजमेर वाली याचिका कितनी टिकाऊ है, इसका फैसला भी कानून के मुताबिक ही होगा और फिलहाल अदालत ने यह फैसला किया है कि इसकी सुनवाई की जानी चाहिए। कभी धार कभी संभल, तो अब अजमेर का विवाद, हर विवाद के बीच 1991 के कानून की ही दुहाई दी जाती है। लेकिन इस कानून के बावजूद उपासना स्थलों की पहचान बदलने की मांग वाली याचिकाओं का आधार क्या है? इसका आधार है इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला जो पिछले साल 19 दिसंबर को दिया गया था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं का निपटारा किया था। इस दौरान अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की व्याख्या की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की ओर से निचली अदालत में सुनवाई को 1991 के कानून की धारा 4 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होने के बावजूद भी ये प्रतिबंधित नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस एक्ट में सिर्फ धार्मिक स्थल के चरित्र परिवर्तन पर रोक लगाई गई है, पर इस अधिनियम में यह नहीं कहा गया कि ऐसे धार्मिक स्थल के चरित्र का निर्धारण कैसे किया जाए जो 15 अगस्त 1947 के पहले से स्थापित है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी विवादित स्थल का धार्मिक चरित्र क्या होगा, यह सिर्फ सक्षम अदालत ही तय करती है। ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक चरित्र या तो हिंदू या फिर मुस्लिम होगा, इसके दो चरित्र नहीं हो सकते। ये अदालत तय करेगी कि इसका चरित्र क्या है और ये सबूतों, दलीलों और सुनने और तथ्यों को देखने के बाद होगा। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। इस पर 1 मार्च के बाद अब तक सुनवाई नहीं हुई है। देश के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी मई 2022 में एक मौखिक टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया कि पूजा स्थल अधिनियम किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने पर रोक नहीं लगाता। ये मौखिक टिप्पणी थी, कोई आदेश नहीं था, और यह भी साफ है कि यह टिप्पणी सिर्फ ज्ञानवापी मामले तक सीमित थी। कानून के जानकारों के मुताबिक पूर्व सीजेआई की इस टिप्पणी की वजह से नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 दिसंबर 2023 के फैसले के बाद धर्मस्थलों के सर्वे के आदेश में तेजी हो गई है। इस देश में मंदिर मस्जिद का विवाद बेहद पुराना है। ताजमहल को भले ही आज विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, लेकिन इसके वजूद को लेकर भी विवाद है। कई पक्षों का मानना है कि यहाँ पहले एक शिव मंदिर था, कुछ किताबों में भी इसका जिक्र है। इसे एक मंदिर तेजो महालय बताया जाता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इससे जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। इसी तरह एक विवाद था दिल्ली के कुतुब मीनार का। दावा किया गया कि कुतुब मीनार को 27 मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया। ऐसा दावा किया जाता है कि पहले यह एक विष्णु स्तंभ था, लेकिन ऐसे दावे वाली याचिका को भी दिल्ली की निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि अब जो भी याचिका अदालत के पास जाती है ये कहते हुए कि यहां मस्जिद की जगह मंदिर थी या दरगाह की जगह मंदिर था, उस सब पे अदालत सुनवाई करती है। ये फैसला अदालतों के ऊपर है। इस तरह के विवाद को आरएसएस से जोड़ देना आसान भी है। कुछ ऐसा ही अजमेर दरगाह से जुड़ी याचिका को लेकर किया जा रहा है, लेकिन किसी ने भी याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के बारे में जानने की कोशिश शायद नहीं की। लेकिन हमने इस शख्स के बारे में रिसर्च किया तो क्या पता चला। विष्णु गुप्ता दिल्ली के रहने वाले हैं। वो हिंदू सेना नाम के संगठन के प्रमुख हैं। इस संगठन की स्थापना 2011 में की गई। विष्णु गुप्ता अजमेर शरीफ से पहले मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी पक्षकार हैं। उनके मुताबिक पिछले दिनों उन्हें एक धमकी भरा लेटर और 3 गोलियां भेजी गई। इस मामले में दिल्ली के मधु विहार थाने में केस दर्ज किया गया है। विष्णु गुप्ता का नाम पहले भी चर्चा में रहा है। 2015 में दिल्ली पुलिस ने केरल हाउस कैंटीन में गोमांस परोसे जाने की कथित झूठी शिकायत करने पर इसी विष्णु गुप्ता को हिरासत में लिया था, जबकि 2021 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऑफिस पर तोड़फोड़ को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने ही उन्हें अरेस्ट किया था। 2022 में विष्णु गुप्ता ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने बाबर रोड पर लगे बोर्ड पर कालिख पोतने की कोशिश की थी। हिंदू सेना की तरफ से बाबर रोड के बोर्ड पर अयोध्या रोड का पोस्टर लगा दिया गया था। 2023 में हिंदू सेना की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि आदि पुरुष फिल्म पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने उस समय याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। विष्णु गुप्ता ने सनातन धर्म और राम मंदिर और काशी मथुरा पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी। अब विष्णु गुप्ता अजमेर दरगाह में सर्वे कराने और इसके मंदिर होने के दावे वाली याचिका को लेकर आ गए। लेकिन विपक्षी दल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये महज बीजेपी का एक मुखौटा है और इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। इस मामले में अचानक सियासी शोर कैसे बढ़ गया है, देखिए। अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है या किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। शांति स्थापित हो जाए और शांति स्थापित हुई भी है। 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर अब एक तो राजनीति चल रही है देश में। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल
तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। और असदुद्दीन ओवैसी जी ठीक ही कह रहे हैं। हर प्रधानमंत्री की तरह नरेंद्र मोदी भी हर साल अजमेर की दरगाह पर चादर भेजते हैं। ऐसा करने के पीछे ठोस वजह है। अजमेर की दरगाह देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन आती है। अभी भी दरगाह नाजिम का अतिरिक्त प्रभार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम के ही पास है। ऐसे में मंत्रिमंडल के मुखिया होने के नाते अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री की तरफ से चादर पोशी की जाती है, और ये परंपरा साल दर साल नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी निभाई है। विवाद और संवाद भारत की पुरानी परंपरा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। संघ और बीजेपी का जोर अयोध्या, मथुरा और काशी पर रहा है, वो भी अदालत के जरिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी मस्जिद मंदिर को लेकर अदालत जाने का फैसला करता है तो ये अदालत पर निर्भर है कि वो याचिका को मंजूर करे या फिर ना मंजूर। हमने आपको बताया कि कई सारी ऐसी दलीलें हैं जिनको कोर्ट ने कचरे के डब्बे में भी फेंका है। ये सच है कि देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लेकिन इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। ऐसे में कौन जानता है कि अदालत इस कानून को भी शायद खारिज कर दे। ऐसे में कानून को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि वही आखिर में सर्वोपरि है। अब खबर बांग्लादेश से, जहां से रोज हिंदुओं से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कट्टरपंथी जमात सरकार पर हावी है, लेकिन हिंदुओं पर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं। इसीलिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का हर फैसला बिना उनकी मंजूरी के लिए नहीं लिया जाता। आज हम आपको बांग्लादेश में खौफनाक होते हालात की तस्वीरें भी दिखाएंगे और उन संगठनों के बारे में भी बताएंगे जिनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है और जिन पर शेख हसीना सरकार के दौर में अंकुश लगा हुआ था। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार के आते ही ना सिर्फ उनसे प्रतिबंध हटाया गया, बल्कि उन्हें खुली छूट दी गई है। यही वजह है कि बांग्लादेश से कई इलाकों में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं और जो आवाज उठा रहा है उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदू कितने सुरक्षित हैं, वो इस वीडियो से समझ आ जाएगा। जिसको पीटा जा रहा है वो हिंदू, और जो पीट रहे हैं वो कट्टरपंथी जिहादियों की भड़काई भी। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो इसलिए शेयर हो रहा है जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता दिखाई जा सके। ये वीडियो बोरो बाजार का बताया जा रहा है, जिसमें ये भूषण बाबू की दुकान है। वो दुकान में बैठे थे, तभी कट्टरपंथियों की भारी भीड़ वहां आती है और फिर भूषण बाबू की जमकर पिटाई करती है। लात, घूंसे, कुर्सी, डंडे सभी से मारा गया। जैसे तैसे जान बची, लेकिन चेहरे से खून निकलने लगा। अगर ये जरा भी विरोध करते तो दंगाई बनी भीड़ इन्हें मार भी सकती थी। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए, जिसमें कट्टरपंथी जमात सड़क पर निकलती है और हिंदुओं को मारने काटने के नारे लगाने लगती है। इस दौरान पुलिस ना तो इन्हें रोकती है और ना ही कोई इन्हें टोकता है। ये सरेआम इस्कॉन बैन कर दें और हिंदुओं को भाग जाने के लिए कह रहे हैं। करीब करीब बांग्लादेश के हर शहर का यही हाल है, जबकि पिछले 100 से ज्यादा दिन से हिंदू हिंसा का शिकार हो रहे हैं।
अब सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश की सरकार क्या कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली हो गई है? क्या कट्टरपंथियों और मोहम्मद यूनुस में कोई डील हो गई है? क्या बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी है? इसलिए हिंदुओं को डराया जा रहा है, जिससे वो या तो बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएं, या फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। और इस खेल में बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी लगी है और कई कट्टरपंथी संगठन भी जुड़े हैं। ये दावा बांग्लादेश के हिंदू संगठन कर रहे हैं। বাংলাদেশের জনগণের বুকের উপরে क्योंकि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद ऐसा माहौल बना है जिसमें बांग्लादेश की सबसे भयावह तस्वीर सामने आई है। और उन कट्टरपंथी संगठन के नाम है एबीटी यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम। সারা বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে আমাকে জঙ্গি বলে চিহ্নিত করে একেবারে প্রচার করেছে। এই সমাজকে পরিবর্তন করে इनमें से अंसारुल्लाह बांग्ला टीम को शेख हसीना सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये पहले भी इस तरह की गतिविधि में शामिल रहा है। अब जब से नई सरकार आई है तब से एबीटी फिर से एक्टिव हो गया है और उसके टारगेट पर हिंदू आ गए। यही सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रच रहा है। इस कौन पर बैन लगाने के पीछे भी एबीटी का ब्लूप्रिंट सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के बारे में कई और जानकारी सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला की टीम काफी सक्रिय है। ये मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद से बांग्लादेश में सक्रिय हुआ है। यूनुस सरकार ने एबीटी चीफ मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया था। जशीमुद्दीन 15 फरवरी 2013 से एक बांग्लादेशी ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद रहमानी ने फिर से संगठन को मजबूत किया और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश हिंदुओं और गैर बांग्लादेशी हिंदू दोनों ही एबीटी और जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के टारगेट पर है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम आईसिस की तर्ज पर इस्लामिक स्टेट में विश्वास रखता है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद छात्र आंदोलन की आड़ में एबीटी और जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और मंदिरों को टारगेट किया। साल 2023 में असम में पहले भी एबीटी के कई मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एबीटी को पूरा समर्थन है। इसको लेकर देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अंसारुल्लाह बांग्ला के अलावा कई और कट्टरपंथी संगठन भी हैं जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे इस्कॉन पर बैन लगाया जा सके। ये संगठन बांग्लादेश को एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क बनाने पर आमादा है, जहां शरिया लागू हो सके। यानी बांग्लादेश एक तबाह मुल्क बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि उन हिंदुओं का क्या होगा अब जो अब कट्टरपंथियों के टारगेट पर लगातार है। हिंदुओं के हत्या के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन, इस्कॉन पर प्रतिबंध की कोशिश के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन, बांग्लादेश को नया पाकिस्तान बनाने पर तुले कट्टरपंथी संगठन बौखलाए हुए हैं। जब से शेख हसीना सरकार हटी है तब से उन्हें खुली छूट मिल गई है। एबीटी यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के अलावा दो और संगठन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनकी कुंडली के बारे में जान लीजिए। हिफाजत इस्लाम
शेख हसीना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में ये सबसे आगे था। चटगांव में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए चटगांव में हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 5 नवंबर को रैली निकालकर इस्कॉन बैन करने के लिए कहा था। रैली के दौरान हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिसमें कहा था एक इस्कॉन भक्त को पकड़ो फिर कत्ल करो। हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन को शाह अहमद शफी ने 2010 में बनाया था। यह बांग्लादेश में शरिया कानून लाने की मांग उठाता रहा है। यह धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था का जबरदस्त विरोध करता रहा है। हाईकोर्ट में संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के लिए इसी ने याचिका डाली थी। अभी हिफाजत-ए-इस्लाम का चीफ जुनैद बाबू नगरी है। यह संगठन 2013 से बांग्लादेश में सक्रिय है। इसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों से संबंध बताए जाते हैं। 2013 में 13 सूत्री मांग की थी, जिसमें ईश निंदा के आरोप में हिंदुओं को जेल में भेजने का मंसूबा भी था। और अब हालात एकदम वैसे ही हैं। ईश निंदा का आरोप लगाकर हिंदुओं को मारा पीटा जाता है। जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। चिन्मय दास इसी का शिकार हुए हैं। चिन्मय दास इस्कॉन से जुड़े रहे हैं और हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे। लेकिन कट्टरपंथियों का खौफ देखिए। अब बांग्लादेश इस्कॉन ने भी चिन्मय दास से इस्कॉन का संबंध होने से इनकार किया है। चिन्मय दास को देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस्कॉन पर आरोप लगाए गए कि इस्कॉन आतंकी संगठन है, जो हिंदुओं को भड़काकर आतंकी गतिविधि में शामिल है। और इस पूरी प्लानिंग के पीछे हिफाजत-ए-इस्लाम के साथ जमात-ए-इस्लामी भी शामिल है। कहा जाता है शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे जमात-ए-इस्लामी का हाथ रहा है। इसी ने छात्रों को एकजुट करके हसीना सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया था। यह बांग्लादेश को कट्टरपंथी बंगालिस्तान बनाना चाहता है। यह जेल में बंद अपने सदस्यों को निकालने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। इसके चीफ का नाम है शफीकुर रहमान, जिसके अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री अबुल फयाज खालिद हुसैन से नजदीकियां हैं। इसलिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अंतरिम सरकार आने के बाद ही जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम को खुली छूट दी जा रही है, जो कि हिंदुओं के खून के प्यासे हैं, और दूसरी तरफ जो हिंदुओं को संगठित करने की बात करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे ही एक शख्स है संत चिन्मय दास। उनके साथ ही 19 लोगों पर भी देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया और उनकी बेल से भी इनकार कर दिया गया। इसके अलावा कट्टरपंथियों के टारगेट पर इस्कॉन भी है। इस्कॉन जिसकी पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठा है, जिसका मान सम्मान अमेरिका तक होता है, जहां के मंदिरों से कभी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गलत बातें सुनाई तक नहीं जाती। उसी इस्कॉन को बांग्लादेश में आतंकी संगठन बताने की कोशिश कई दिनों से जारी है। उस पर बैन की भी मांग की गई है। इसीलिए बांग्लादेश हाईकोर्ट में बैकडोर से इस्कॉन के खिलाफ एक याचिका डलवाई गई। इस याचिका में इस्कॉन की गतिविधियों पर संदेह जताते हुए अंतरिम सरकार ने बैन की मांग उठाई थी। कहा था कि इस्कॉन की गतिविधियों के खिलाफ हमने जरूरी कदम उठाए हैं। यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस्कॉन पर बैन लगाने का ये सही समय है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई आदेश ना देते हुए कहा कि देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंता को दूर करे। वैसे हाईकोर्ट के इस फैसले से इस्कॉन पर बैन का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यूनुस सरकार चाहे तो वो भी इस्कॉन पर बैन लगा सकती है। ऐसी स्थिति में इस्कॉन पर प्रतिबंध का खतरा लगातार बरकरार है। भारत में इस्कॉन के महासचिव इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हालात बहुत ही शोचनीय है और दर्दनाक भी है ना, क्योंकि भक्तों को जो भाईचारा, प्रेम और शांति का प्रचार करते हैं, भंडारा चलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं,
आप उनको पकड़ पकड़ के मार काट कर रहे हैं, वो गलत है। तो इस्कॉन भी यही चाहता है वर्तमान सरकार से कि वे जो है हमारे इस्कॉन के भक्तों को और जितने हिंदू संगठन वहाँ पे काम कर रहे हैं हिंदू समाज को, उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे। भारत सरकार से भी यही अनुरोध है कि वो जितनी जल्दी हो संज्ञान लें ताकि अब नरसंहार न हो। परवा देश की में अब बात भारत के नए परमाणु प्रहरी की। भारत के नए परमाणु प्रहरी ने चीन पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। इस नए ब्रह्मास्त्र से दुश्मनों के घर में खलबली मची है। भारत ने जब अपनी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से इस नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया तो उसकी दहशत बीजिंग और इस्लामाबाद तक दिखाई दी। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से लेकर समंदर तक युद्ध की तस्वीर बदल देगी। पनडुब्बी से संचालित होने वाली भारत की ये नई न्यूक्लियर मिसाइल कैसे एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत के नए परमाणु प्रहरी ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। भारत के इस परमाणु प्रहरी से चीन और पाकिस्तान दोनों टेंशन में आ गए। मतलब भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। क्योंकि भारत ने गुपचुप तरीके से एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया है जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान है। भारत की इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी और समंदर से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। भारत के इस नए परमाणु विध्वंसक को बहुत ही घातक माना जा रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में छिपकर चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को तबाह कर देगी और उन्हें खबर भी नहीं होगी। भारत की इस नई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है K4 SLBM। SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। K4 SLBM इंटरमीडिएट रेंज की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल है। INS अरिघात से पहली बार K4 SLBM का सफल परीक्षण किया गया। परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल की गई थी। भारत ने बुधवार को इस न्यूक्लियर सबमरीन से परमाणु मिसाइल की दुनिया में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यह सफल परीक्षण किया। जानकारों का मानना है कि यह मिसाइल टेस्ट न सिर्फ भारत की परमाणु शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि अपनी मारक क्षमता से भी दुश्मनों का कलेजा भी कपाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो पहले की मिसाइल्स थी उसकी रेंज 700-750 किलोमीटर थी और इस मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज़्यादा तक हो सकती है और हिंद महासागर में एक स्ट्रैटेजिक जो स्टेबिलिटी है और रीजनल सिक्योरिटी है, इन दोनों पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। सफलतापूर्वक टेस्ट की गई K4 SLBM की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया जाए तो ये चीन के मेनलैंड, दक्षिण और वेस्टर्न इलाकों तक आसानी से पहुंच सकती है। यहां तक कि यह सीधा बीजिंग को भी हिट कर सकती है। वहीं अगर इसे अरब सागर में कहीं से भी लॉन्च किया जाए तो यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को तबाह कर सकती है। K4 SLBM मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। यह 2500 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसका वजन लगभग 17 टन है। यह देश को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि देश के न्यूक्लियर ट्रायड को यह ताकत मिल जाती है कि अगर जमीन पर हालात ठीक नहीं है तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। इसे नौसेना के अरिहंत क्लास पनडुब्बियों में लगाया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना के पास K-15 मिसाइल थी, लेकिन K4 SLBM उससे ज्यादा बेहतर, सटीक और आसानी से ऑपरेट होने वाली मिसाइल है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO ने खास तौर पर पनडुब्बियों से दागने के लिए डिजाइन किया है। जानकारों का मानना है कि SLBM यानी परमाणु पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों को ही न्यूक्लियर वॉर के लिए असली मिसाइल माना जाता है। हालांकि भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज की, जिसका मतलब है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत पर खतरा होगा तो जवाबी कार्रवाई से नहीं चूकेगा।
ऐसे में K4 SLBM मिसाइल भारत की परमाणु नीति को और ज्यादा मजबूत करने वाली है। ये बहुत ही पोटेंट वेपन है जो सरप्राइज देके कहीं भी समुद्र से तीसरे लेग में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में मैसिव रिटेलिएशन कर सकता है। जहां तक नीति की बात है तो भारत फर्स्ट नो यूज न्यूक्लियर पॉलिसी में विश्वास करता है, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसका जो जवाब मिलेगा वो बहुत ही प्रभावी होगा। और उसके लिए हमें जो सबसे वीकेस्ट लीग था सी लीग हमारा भारतीय नौसेना का, उसको हमने अभी प्रभावी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K4 मिसाइल के कई परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं। नए सफल परीक्षण के बाद इसकी ऑपरेटिंग क्षमता और बेहतर हो गई है। खास बात यह है कि इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को पहली बार INS अरिघात जैसी विध्वंसक परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया है। INS अरिघात सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे ऑपरेट कर सकती है। ये 50 दिन से ज्यादा पानी के अंदर रह सकती है। मतलब चीन के जासूसी उपकरणों की नजरों से बचकर आसानी से ये मूव कर सकती है। INS अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन से K4 मिसाइल की लॉन्चिंग के साथ ही DRDO 5000 किलोमीटर रेंज वाली K5 मिसाइल पर भी काम कर रहा है। एक तरफ जहां भारत नई परमाणु मिसाइलों से लैस होकर दुश्मनों को दहला रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को सबल 20 जैसे घातक ड्रोन भी मिल रहे हैं, जिससे दुश्मनों की दहशत डबल हो गई है। सर्दियां आ चुकी हैं और ऐसे में सेना के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है दुर्गम इलाकों में रसद और बाकी सामान सप्लाई करने का। पर अब सेना को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सेना को एक ऐसा वायुवीर मिल गया है जो पलक झपकते ही इन मुश्किलों को आसान कर देगा। कौन सा है वो वायुवीर, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान में दिखाई दे रहा भारत का यह शक्तिशाली ड्रोन नया वायुवीर है। यह है भारत का सबल 20, यानी बेहद ताकतवर ड्रोन है। यह ड्रोन दुश्मन के बंकरों तक भी पलक झपकते पहुंच जाएगा। दुश्मनों को भनक भी नहीं लगेगी और ये ड्रोन सीमा पर तैनात सैनिकों तक पहुंच जाएगा। जवानों की तैनाती वाली मुश्किल लोकेशन पर ये ड्रोन मदद करेगा। नई ताकत और तकनीक से लैस अनमैन्ड इलेक्ट्रिक सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यह हर तरह के कठिन इलाकों और परिस्थितियों में उड़ान भरने में सक्षम है। दुर्गम जगहों पर कम समय में यह ड्रोन जाकर सेना की जरूरतों के मुताबिक जानकारी भी जुटाएगा। सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन भारतीय सेना को बॉर्डर पर रसद और दूसरे सामान पहुंचाएगा। दुर्गम और काफी ऊंचाई वाले इलाकों में बनी पोस्ट और बंकरों तक तुरंत पहुंच जाएगा। आपदा और राहत कार्यों में भी यह ड्रोन सेना की मदद करेगा। इससे सेना के लॉजिस्टिक ऑपरेशन में इजाफा होगा और मैन पावर में भी बचत होगी। नए ड्रोन सबल 20 की इन्हीं खूबियों को देखते हुए भारतीय सेना में इसे शामिल कर लिया गया है। जानकारों का मानना है कि यह ड्रोन भारतीय सेना के पूर्वी थिएटर में काफी ज्यादा मदद करेगा। यह ड्रोन ऐसी जगहों पर भी सामान पहुंचा देगा जहां बड़े वाहन या ट्रक नहीं जा सकते। यह उन तमाम लोकेशन पर आसानी से उड़ान भरेगा जहां सैनिकों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो सिग्नेचर है इसकी पिच वेरिएबल इसके हैं और बहुत ही कम आवाज करता है, तो पॉल्यूशन भी कम और स्टेल्थ भी है इसमें आवाज से। तो ये सेंसिटिव जगह के लिए बहुत ही ऑपरेशंस के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसकी सर्च एंड रेस्क्यू में भी यूज हो सकती है, सिविल में भी इसका यूज हो सकता है। इंडियन मेड है, इंडिजिनस है, इंडो एयर का बनाया हुआ और कानपुर में ही इसका IIT कानपुर ने इनको इनक्यूबेट किया था इसको। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारा। और अब बात भारत के पावर पंच की। पिछले 10 सालों में भारत ने एनर्जी सेक्टर में कैसे क्रांति लाई है, इसको देखिए। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। इससे बड़े बदलाव दिख भी रहे हैं। साल 2032 तक ऊर्जा क्षेत्र को और मजबूत करने की सरकार की योजना क्या है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, आपको बताते हैं।
भारत ने पिछले 10 सालों में नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। इससे भारत की पावर भी बढ़ रही है और विकास के आंकड़ों पर लोगों का भरोसा भी। दूसरे सेक्टर की तरह ही ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी क्रांति की है। यही वजह है कि पावर सेक्टर में सरकार निवेश भी बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार ने देश में पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्लान बनाया है। इसके लिए केंद्र सरकार की 9.12 लाख करोड़ रुपए निवेश की योजना है। यह निवेश साल 2032 तक के लिए प्रस्तावित है। मतलब अगले 8 सालों में 1.91 लाख किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ा जाएगा। साथ ही 1274 गीगावाट एम्पियर ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना से न सिर्फ देश के ऊर्जा ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ पावर सेक्टर से जुड़े नेटवर्क का भी विस्तार होगा। राष्ट्रीय विद्युत योजना के तहत इंटर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस योजना में नई तकनीकों और क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि जल विद्युत क्षेत्र में भी कई बड़ी योजनाएं हैं। मौजूदा समय में 13,997 मेगावाट की 28 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। 6,050 मेगावाट की 5 पंप स्टोरेज परियोजनाओं का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 19,460 मेगावाट की 28 HEP और 4100 मेगावाट की 4 PSP परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन में भी विस्तार की योजना है। फिलहाल 29,200 मेगावाट की क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 18,400 मेगावाट आवंटित हो चुकी है। दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी तेजी देखी जा रही है। सरकार का यह कदम न केवल बिजली वितरण में सुधार लाएगा, बल्कि देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यही है भारत का पावर पंच। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।